कि 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है और इनके साथ साथ उनसे कई जो जानकारियां हैं वो भी मांगी गई है। यानी कि इस पूरे मामले पर अब एक्शन दिख रहा है। थाने से पिस्टल चोरी का यह मामला, जहां सहायक थाना अध्यक्ष लाइन हाजिर किए गए हैं। 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। थाने से पिस्टल चोरी का यह पूरा मामला, जहां लाइसेंसी पिस्टल की चोरी हुई थी। 2025 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इसी दौरान चंद्रशेखर सिंह लाइसेंसी पिस्टल सहायक थाने में जमा करवाया था। चुनाव के बाद जो पिस्टल वापस लेने गए तो पिस्टल गायब था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी चंद्रशेखर सिंह द्वारा जो है सहायक थाना में पिस्टल जमा किया गया था और इलेक्शंस के बाद जब पिस्टल लौटाने का समय आया गया था तो पाया गया कि जो पिस्टल है वो थाना में नहीं मिल रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर तुरंत दर्ज करा लिया गया था अज्ञात के विरुद्ध और इसके अलावा एक जांच टीम भी बनाई गई थी सदर 1 एसडीपीओ के नेतृत्व में, जिनके द्वारा कि इस मामले की जांच की गई। बड़ी खबर है, जहां पर एक बड़े व्यवसायी के बेटे का अपहरण की बात कही जा रही है, फिरौती की मांग की जा रही है और बताया जा रहा है करोड़ों की फिरौती की मांग यहां से की गई है। जहां स्कॉर्पियो में जबरन बैठाकर अपहरण किया गया, इंडोनेशिया के नंबर से फिरौती की मांग की गई। व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती की मांग की गई है। जमशेदपुर सरायकेला की पुलिस जांच में जुटी हुई है। एशिया के उपाध्यक्ष कारोबारी का बेटा है। बता दें कि देवांगन गांधी के बेटे कैरब का अपहरण किया गया है। पुलिस की 7 टीम जुटी हुई है जो छापेमारी कर रही है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा की टीम जांच में जुटी हुई है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। तो देखिए, अब तक पुलिस की तरफ से भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। परिवार वाले भी कुछ भी अब तक स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं कि क्या वजह रही होगी। किसी पर शंका भी जाहिर नहीं की गई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मामले की गंभीरता कितनी है कि पुलिस की जो 7 टीम है वो छापेमारी करने में जुटी हुई है। इसमें अलग अलग राज्यों की टीम शामिल है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा की टीम इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इसके साथ साथ जो स्कॉर्पियो सवार पहुंचे थे, स्कॉर्पियो में बिठाकर अपहरण किया गया, उसकी भी तस्वीर, उसका भी जो नंबर है वो सामने आया है और उस आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो इस पूरी घटनाक्रम से जुड़ी एक जो तस्वीर सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया है। और देखिए, इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां ईडी ऑफिसर पर मारपीट का आरोप लगा। इसके साथ साथ और भी कई गंभीर जो आरोप है इस ईडी ऑफिसर पर लगाया गया है। एयरपोर्ट थाना पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची है। बता दें कि ईडी कार्यालय में रांची पुलिस की छापेमारी और पूरे मामले की जांच करने रांची पुलिस पहुंची हुई है। संतोष कुमार ने ईडी के अफसरों पर आरोप लगाया था। पूछताछ के नाम पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। जुर्म कबूलने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया था। ईडी अधिकारियों पर सिर फोड़ने का भी आरोप लगा। अफसर प्रतीक और शुभम पर मारपीट का आरोप लगा है। एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और खबर है कि ईडी ऑफिसर पर मारपीट मामले में एयरपोर्ट थाना पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची है। ईडी के दफ्तर पर रांची पुलिस की दबिश। जी हां, कुछ ऐसी ही घटना हुई है जिसके बाद रांची पुलिस की टीम जो ईडी दफ्तर है, रांची जोनल ऑफिस, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के ऑफिस पहुंची हुई है और फिलहाल यहां पर जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस की टीम यहां पर मौके पर पहुंची है। बता दें कि 2 दिनों पहले ही रांची के एयरपोर्ट थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पूछताछ के दरमियान ईडी के अधिकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगा है और इसे लेकर ही एक एफआईआर जो है वो रांची के एयरपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है और उसी मामले की जांच को लेकर जो रांची पुलिस की टीम है वो ईडी के दफ्तर पहुंची है। हालांकि इस वक्त ईडी के कोई भी अधिकारी जो है सुबह के वक्त में ईडी के दफ्तर में मौजूद नहीं है, जिस वजह से फिलहाल जो जांच है वो नहीं हो पा रही है। रांची पुलिस की टीम अंदर ज़रूर गई थी, लेकिन अंदर के जो कार्यालय हैं वो बंद थे, जिस वजह से फ़िलहाल जो जांच है वो नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे ही अधिकारी पहुंचेंगे, अंदर का दफ्तर खुलेगा तो ये जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बता दें कि 2 दिनों पहले पेयजल विभाग के जो अनुबंध कर्मचारी हैं जिन पर एक मामला दर्ज था गबन का, उनसे पूछताछ की गई थी और उसी पूछताछ के दरमियान उनसे मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया था और उसी दरमियान संतोष कुमार की
सिर भी फट गया था, जिसे लेकर ही उन्होंने एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज कराया गया है और उसी मामले को लेकर रांची पुलिस की टीम ईडी के दफ्तर पहुंची हुई है। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य जो हैं वो सामने आते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। बिहार में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज मामले में अब सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। कई स्तरों से गड़बड़ियां सामने आई है, जहां पर साइबर फ्रॉड का भी मामला सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर के अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच शुरू कर दी गई है। भोजपुर के नारायणपुर में फर्जी सिम बॉक्स बरामदगी मामले में मुख्य आरोपी मुकेश कुमार के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर ली है। पहले इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही थी। सीबीआई ने सेल ऑपरेटर रियाजुल हक और मुक्तादिर हुसैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। आरोपी के मुकेश ने 67 संदिग्ध सिम बेचे थे और इस पूरे गिरोह के तार बिहार के कई जिले के साथ ही दूसरे राज्यों और देशों तक फैला है। साल 2025 के जुलाई में ईओयू ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। और देखिए, आरा में साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती गई है, लेकिन इस साइबर अपराध की घटनाओं के बढ़ने के साथ साथ जो साइबर सेल है उसने भी बड़ी कार्रवाई की है और जो 2025 का डेटा सामने आया है वो डेटा भी चौंकाने वाला है। और बताया जा रहा है कि जो शिकायतें दर्ज की गई है उस मामले में साल 2025 में बड़ी उपलब्धि भी साइबर थाना पुलिस ने हासिल की है। जिले की साइबर थाना इस मामले में देश के विभिन्न कोने से साइबर फ्रॉड के मामले में शामिल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं तकरीबन 2 करोड़ 72 लाख रुपए को होल्ड करके फ्रॉड होने से बचाया गया है। इसके अलावा तकरीबन 11 लाख रुपए की राशि को पीड़ित व्यक्ति को थाने में सौंपा गया है। वहीं लगातार साइबर पुलिस लोगों को जागरूकता अभियान के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश भी कर रही है ताकि लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाया जा सके। 2025 में साइबर में भोजपुर में यहाँ पर टोटल 89 एफआईआर रजिस्टर हुआ है और उस एफआईआर में बहुत सारे केसेस थे जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड थे और बहुत सारे केसेस थे जो कि सोशल मीडिया पर फ़ोटो वायरल, ऑब्जेक्शनेबल फ़ोटो वायरल के केसेस थे। उस केसेस में हम लोगों ने जितने फाइनेंशियल फ्रॉड के जितने इसमें केसेस थे उसमें टोटल होल्ड कराया गया था भोजपुर साइबर पुलिस के द्वारा, वो है 2 करोड़ 72 लाख 65,627 रुपया और जिसमें कि पीड़ित को रिफंड करा दिया गया सिर्फ 2025 में 10,55,964 रुपया। और देखिए, गया जिसे खबर है जहां पर एक चौंकाने वाला मामला, एक खबर सामने आई है जहां बताया जा रहा है कि एक ही घर में पिछले 7 दिनों से लगातार आग लग रही है और इससे जो घर के लोग हैं वो काफी परेशान है कि आखिर ऐसे कैसे ये घटना घट जा रही। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर घर के अलग अलग कोने में अलग अलग जगहों पर अचानक से आग लग जा रही है। बता रहे कि पूरा परिवार ठंड के मौसम में परेशान है और घर में जाने से डर रहा है। किराना दुकान और घर का सारा सामान भी जल चुका है। पीड़ित परिवार के मुखिया का आरोप है कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया था, उसने कुछ खाने के लिए मांगा और फिर उसी दौरान उसने कुछ ऐसा कहा और कहा कि घर में आग लगेगी और ये बात बोलकर चला गया। भले ही आज की तारीख में इन बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस घटना से हैरान है। कुछ ऐसा हुआ नहीं है। 7 दिन पहले, आज से करीब 15-16 दिन पहले हमारे यहाँ कोई आदमी आया था। कौन था वो? अब कौन थे ये पता नहीं, मांगने खाने वाले आदमी थे। अच्छा, देख, कुल चूल बढ़ा हुआ था, कोई दाढ़ी बढ़ा हुआ था। तो हमारे मंझली बहू बाहर में थी तो उसको देखा तो कहा कि हमें कुछ खाना दो। तो उसने आया, घर में आया तो औरों परिवार से पूछा कि कोई मांगने खाने वाला आया हुआ है, तो कुछ खाने के लिए खोज रहा है। तो मेरे घर के और लोगों ने बोला कि अगर बच रहा है, देखो बच रहा है कुछ तो खिला दो, क्या दिक्कत है खिलाने में। तो अपने घर से थाली में भात ले गई और लोटा में पानी ले गई। तो पानी से हाथ तो धो लिया उसने। जब थाली उसके आगे रखा गया तो कहा कि ये भात तो हम नहीं खाएंगे हम। तो बोले कि तो क्या खाएंगे? तो बोले हमको रोटी दो। तो बोला कि रोटी तो हमारे पास अभी है नहीं कि जो हम रोटी दे सकते हैं। तो उसने क्या किया कि हमारे बहुए की तरफ थाली को हाथ से धक्का दे दिया कि ये ले जाओ, नहीं खाएंगे, नहीं तो आओ जाओ, तुम्हारे घर में आग लग जाएगा और तुमको कड़ी पड़ जाएगा।
हम लोग तो भाई विश्वास ही नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है। ताकि जब देखे अपने आँख से हम लोग, तो हमको विश्वास हुआ कि ये सब हो रहा है। जैसे सब रूम में जला हुआ है, जो भी कपड़ा आ रहा है और जल जा रहा है, जिनका भी सामग्री। बड़ा परेशान परिवार है पूरा, विचलित है। ठंड के मौसम में बाहर लोग सो रहे हैं। तो सरकार और प्रशासन से मांग करेंगे इस परिवार का सहयोग करें। और एलन लेली हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। एलन, ये पूरी जो अगलगी की घटना सामने आ रही है पिछले 7 दिनों से, क्या प्रशासन तक इसकी सूचना पहुंची है? देखिए, मामला जो है एक दिन पूर्व जो है वो मामला सामने निकल कर आया है, और इसके बाद जो है कई जो राजनीतिक जो नेता है वो पहुंच रहे हैं, और स्थानीय जो अधिकारी वो भी अब घर पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों में जो चर्चा है इसे तंत्र मंत्र और ओझा गुनी से जोड़ते हुए देख रहे हैं। हालांकि जैसा कि पीड़ित परिवार जो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो भिक्षा मांगने के लिए आए थे और खाना मांगे थे, लेकिन जो उसे खाना चाहिए वो खाना नहीं मिला, जिसके बाद वो कहने का है कि मतलब कि शराब दे दिया गया था कि तुम मुझे खाना नहीं दिया तो तुम्हारे घर में इस तरह के कई तरह के बातें होते रहेगी। और उसके जो भिक्षाटन जो मांगने के लिए आए थे, उसके 2 दिन के बाद जो इस घर में जो है ये अगली घटना सामने आ रही है। हालांकि ये भी अंधविश्वास है या फिर कुछ और है, ये भी चाहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अब तरह से जो ये पूरा परिवार है जो पीड़ित है, क्या प्रशासन तक पहुंचा? कोई लिखित शिकायत दर्ज कराई गई? लिखित शिकायत अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन ग्रामीणों के हल्ला होने के बाद जो है अब जो लोग स्थानीय जो पदाधिकारी वो अब गांव जो है वो पहुंच रहे हैं, पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हो रही है। अब इस तरह जांच का विषय है कि इस तरह की घटना क्यों हो रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका एलन। खबर सासाराम से है, जहां पर मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। मंदिर के पुजारी ने पूरी जानकारी दी है कि क्या क्या वहां से चोरी की गई है, और इस चोरी के बाद से लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि मंदिर के पुजारी कामेश्वर पुजारी ने बताया है कि चोरों ने तांबे के 13 बड़े घंट, कई छोटे छोटे घंटियां, सोने के 4 लॉकेट, देवी के भोग लगाने वाले चांदी के कई बर्तन और अन्य सामान चुरा लिए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू कर दी। बताया जाता है कि रात में पुजारी मंदिर को बंद कर चले जाते हैं, लेकिन सुबह जब पहुंचे तो देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है और अंदर से सब सामान गायब है। चोरों की पहचान के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद भी ली है। इस बड़ा घंट 10 से 15 केजी का और छोटा घंट अनगिनत है उसमें। उसके बाद मूर्ति का 4 पीस लॉकेट चोरी हुआ है। पुलिस प्रशासन आया था पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर पटना से है, नितिन नवीन को लेकर के। नितिन नवीन पटना एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर स्वागत किया गया है। बता दें कि एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। सम्राट चौधरी, संजय सरावगी इस दौरान मौजूद रहे। दिलीप जायसवाल और नित्यानंद राय की भी मौजूदगी एयरपोर्ट पर रही। तो पटना नितिन नवीन पहुंचे हैं, बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर निभा रहे हैं बीजेपी के लिए। और जब वो पटना पहुंच रहे हैं तो उनका भव्य स्वागत भी किया जा रहा है, कलक उत्साह भी दौड़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को समृद्धि यात्रा के तहत मोतिहारी पहुंचेंगे और इसको लेकर के जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। तैयारियों के साथ साथ कई जो योजनाएं हैं उसका भी उद्घाटन शिलान्यास किया जाना है। मोतिहारी के लोगों को कई योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन जिन योजनाओं का शिलान्यास किया था उसका खुद निरीक्षण करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर तैयारी तेज कर दी गई। नीतीश कुमार 17 जनवरी को समृद्धि यात्रा के दौरान मोतिहारी आएंगे और मोतिहारी में कई योजनाओं का सौगात चंपारण वासियों को देंगे और कई जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। देखिए, इसी कड़ी में जो नया कार्यक्रम तय हुआ है कि धनौती नदी पर जो ये पुल बन रहा है लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से, इस पुल का वो निरीक्षण करेंगे। और कोशिश है कि जो भी यात्रा के दौरान जो वो घोषणा करते हैं उन योजना की क्या प्रगति रिपोर्ट है तो वो खुद लेने आते हैं। देखिए, ये धनौती नदी है और काफी वर्षों से लोगों की ये मांग थी कि इस पर पुल बनाया जाए। इसके पुल के निर्माण हो जाने से लगभग आधे दर्जन जो प्रखंड मुख्यालय है उसका सीधे कनेक्टिविटी जो है वो जिला मुख्यालय से हो जाएगा। वैसी स्थिति में जो समय निर्धारित किया गया है अप्रैल महीने तक
जो है ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। टाइमलाइन तो इसका नवंबर 26 तक है हम लोगों का, लेकिन उम्मीद है कि अप्रैल से मई तक इसको चालू कर दिया जाए। ये मुख्यमंत्री जी भी आएंगे 17 को, जो जानकारी हम लोग को जानकारी जैसी है कि 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं अपनी तरफ? जी, हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। कितना फायदा हो जाएगा पुल बन जाएगा तो? बहुत सारे सुदूर ग्रामीण इलाकों को मोतिहारी से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस पुल का शिलान्यास किया था और फिर जब वो समृद्धि यात्रा में आ रहे हैं तो पुल लगभग बनकर तैयार है। जो जानकारी मिल रही है कि अप्रैल महीने में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा और वैसी स्थिति में प्रशासनिक तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। जो पुल निर्माण जो एजेंसी है उसकी तरफ से भी जो है तैयारी चल रही है और 17 जनवरी को मुख्यमंत्री जब मोतिहारी आएंगे तो इसी धनौती नदी पे जो पुल बन रहा है उसका निरीक्षण भी करेंगे। चंपारण वासियों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। तो वैसी स्थिति में पूरा चंपारण के लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। जब वो समृद्धि यात्रा के दौरान यहाँ आएंगे तो लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। उन्नीस कुमार, न्यूज 18, मोतिहारी। जयपुर के जगतपुरा में 78वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। आज आर्मी डे है और इस आर्मी डे पर परेड का भी आयोजन किया गया। इसके साथ साथ जो तस्वीर सामने आई है, सैनिक छावनी के बाहर आर्मी की परेड हो रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह हैं, जिसमें वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। इसके बाद सेना परेड शुरू हुई। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 3 तस्वीरें इस 78वां सेना दिवस से जुड़ी हुई। पहली बार सैनिक छावनी के बाहर आर्मी की परेड हो रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह हैं और वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। इसमें सेना परेड की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ आप आसमान में जो हेलीकॉप्टर है, सैन्य शक्ति है, उसका भी अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। मध्य में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और थल सेनाध्यक्ष के इस वायु काफिले का नेतृत्व संभाल रहे हैं 202 आर्मी एविएशन के कर्नल गुरबीन सिंह दत्ता। आइए जोरदार। तो देखिए, इस आर्मी डे के मौके पर बिहार की धरती से भी पाकिस्तान को एक बार फिर से ललकारा गया है और कहा गया कि पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ी कार्रवाई को हम अंजाम देंगे। देखिए, सेना के अधिकारियों ने कहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता है तो ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा एक्शन होगा। दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट में विश्व आर्मी डे के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान को हर हरकत का करारा जवाब मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान में चल रहे 8 आतंकी कैंप पर भारतीय सेना की नजर है और किसी भी वक्त हम उसको धूल चटाने के लिए तैयार हैं। दोबारा जरूरत करता है कुछ करने का। ऑप सिंदूर जिस तरह से किया गया था वह दर्शाता है कि उसके खिलाफ उसके से भी ज़्यादा कार्रवाई होगी और वह ज़रूरत नहीं करेगा ऐसे करने की। आगे आप सब मेरे साथ यहाँ जहाँ खड़े हैं, ये बिहार रेजिमेंटल सेंटर है। ये हमारी सेना का एक सबसे जो बेहतरीन रेजिमेंट्स में से एक है। मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मेरे सब एरिया के अंदर बिहार रेजिमेंटल सेंटर के साथ साथ पंजाब और सिख रेजिमेंटल सेंटर भी शामिल है और यहाँ ट्रेनिंग हमारे रिक्रूट्स, हमारे अग्निवीर के बड़े मेटिकुलस एक तयशुदा शेड्यूल के हिसाब से होती है। कि पाकिस्तान में 8 टेररिस्ट कैंप्स हैं। पाकिस्तान एक ऐसा है ना जिसे जितने घुसे मारो, कितने भी बॉक्सिंग मारो, वो फिर उठ करके ब्लीडिंग करता रहेगा, खून गिरता रहेगा, लेकिन फिर उठ कर खड़ा होकर के सामने आता रहेगा। क्यों? उसका वजूद ही जो पाकिस्तान का है वो इंडिया के विरोध से है, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा उसको। अपने हरकतों से बाज पाकिस्तान नहीं आएगा और हमारे खिलाफ, हमारे नागरिकों के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई करता है तो उसकी मुंहतोड़ जवाब फिर से दी जाएगी। हरकत से बाज नहीं आ रहे तो फिर इन लोगों को करना चाहिए ना, फिर यहाँ से लड़ाई शुरू हो और फिर लड़ाई में वो सब हो। आप लोग भी बदला लेना चाहेंगे? बदला लेना चाहेंगे ही ना। जिन लोगों ने हम लोग को पति की हत्या की तो करना। आप भी वहाँ जाएंगे? हम अगर मौका मिला तो जा सकते हैं, ऐसा थोड़े है। उनको धूल चटा दे, हम लोग को मौका मिले तो जाए वहाँ पे, और क्या कहें। अमेरिका अगले 24 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है और ये जानकारी खुद ईरान की तरफ से दिया गया है, एक न्यूज एजेंसी के जरिए दिया गया है। ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां दावा खुद ईरान के एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने किया है। ईरान इंटरनेशनल ने न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के हवाले से
दावा किया है कि अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। रॉयटर्स ने 2 यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है, जिसमें बताया गया कि अगले 24 घंटे ईरान के लिए भारी पड़ने वाले हैं। रिपोर्ट में एक इजरायली अधिकारी के हवाले से ये भी कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हस्तक्षेप करने का फैसला ले लिया है, लेकिन इसका दायरा और समय अभी स्पष्ट नहीं है। तो देखिए, ईरान ने भी खुली चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसमें पड़ोसी देशों पर स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार अली ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब में कतर स्थित अमेरिकी अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमेरिकी नागरिकों को अल उदैद एयरबेस खाली करने के लिए कहा गया है। अल उदैद मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है, जहां लगभग 10,000 सैनिक तैनात हैं। ईरान की चेतावनी के बाद अब यहां से अमेरिकी नागरिकों को हटाया जा रहा है। कतर सरकार का कहना है कि ये कदम मौजूदा क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। वहीं ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने भी भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक, चाहे वे छात्र हों, तीर्थयात्री हों, व्यापारी हों या पर्यटक, इस समय ईरान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें विरोध प्रदर्शन या भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहिए। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें और स्थानीय मीडिया पर नजर रखें। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर को बुधवार देर शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर ईरान से जुड़े हालातों पर बातचीत हुई है। Our chairship theme, building for resilience, innovation. तो देखिए, जो खास करके भारतीय छात्र हैं उनके लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। जल्द ईरान से निकलने की सलाह उन्हें दी गई है। वहीं ईरान में फंसे भारतीय छात्र भी सरकार से वापस बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। मैं अंदर ही होती हूँ तो वो मसला नहीं है। और अबा मम्मी को हेलो अस्सलाम वालेकुम अबू मम्मा खुदा रुतबा, तुम लोग सब ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये मेरी एक दोस्त है साइशा, इसको घर आना था। अब मैं इसी के फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि तुम लोग को सेंड करे और तुम लोग को पता चले कि मैं ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। वैसे तो मेरे सपने में आ रहा है कि तुम लोगों को लग रहा है मैं ठीक ही हूँ, तो आई होप कि तुम लोग टेंशन ना लो ज़्यादा। चलिए एक छोटे से